तो हमने कल बात की थी कि जो हमारा स्वयं का शासन है, कि हमारे पूरे इस बॉडी के अंदर शासन कौन कर रहा है, और वो किंग सूल है, पिक्चर के माध्यम से हमने देखा, या किंग ईगो है। और उसके नीचे हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन्स, हमारे प्रिंस और हमारी प्रजा, हमारे सिटीजन्स, पूरा साम्राज्य स्थापित है हमारे अंदर। और हमने उसको देखा कि अगर किंग सूल, राजा, अगर आत्मा है, तो किस तरीके से नीचे तक सारी चीजें, प्रजा तक सब ठीक ठाक चलती हैं। जो हमारी डिजायर्स हैं, अगर हमें कहीं इल्यूजन है, हम उससे बाहर आते हैं। हमारी सेंसेस ठीक काम करती हैं। हमारी जो 10 प्रिंस बताए कि जो 10 इंद्रियां हैं वो सही काम करती हैं। और हमारा जो कुरुक्षेत्र है, यानी कि आउटर टेरिटरी है, जो एक्शन है, वो सही काम करता है। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर जो धर्म क्षेत्र है, जो हमारी सटल बॉडीज हैं, वो हमारी सोल के अकॉर्डिंग चलती है। और हमारा कॉस्मिक इंटेलिजेंस, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जो हमारा कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, जो हमारा आज्ञा चक्र है, सहस्रार है, विशुद्धि चक्र है, हृदय चक्र है, वो सब अपनी एक उस सोल की कमांड में रहती है। यानी कि राजा सोल है, और उसकी कमांड में सारे रहते रहते धीरे धीरे हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन में हमारे नीचे के चक्र आ जाते हैं। वो भी कमांड मानने लगते हैं कि जो हमारी माइंड है, हमारी सेंसेस हैं, जो हमारे इमोशंस है, वो भी उसकी कमांड में आते आते और हमारी प्रजा तक, हमारी सिटीजन्स तक, यानी कि हमारी सेलुलर लेवल तक हर चीज सही तरीके से चलती है। और अगर किंग ईगो है, तो उससे हमारे ऊपर का जो हाउस ऑफ लॉर्ड है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। हमारा मेडुला और हमारा साइंटिफिकली देखे तो हमारा हायर ब्रेन डिस्कनेक्ट हो जाता है, और प्रजा उससे विचलित होने लगती है। क्योंकि राजा कौन है? अहंकार है, ईगो है, और उसको बस यस चाहिए कि जिसने जो मैं कहूंगा वो ही तुम्हें फॉलो करना है। तो वहां पे यूनिवर्सल जो लॉ है वो टूट जाता है। तो यूनिवर्सल लॉ जब टूटता है, तो अब आगे की बात वहां पे बताई गई है कि यहाँ पर जो ऋषि मुनि हैं वो ये बता रहे हैं कि फिर ये जो अहंकार जब शासन करता है, तो क्या ये हमेशा रहता है? तो वो कहते हैं कि नहीं, ये हमेशा नहीं रहता। बस इतना जरूर है कि ये हमें री इनकारनेशनल जर्नी में फंसा देता है, और बार बार हमें अपनी डिजायर्स के माध्यम से हम बार बार इस धरती पर आते हैं। तो वो कहते हैं कि इसका मतलब तो सबसे बड़ा शत्रु कौन हुआ? तो वो कहते हैं कि सबसे बड़ा शत्रु है हमारी डिजायर्स, ना, काम, और काम के साथ काम वासनाएं। डिजायर होना बुरा नहीं है, कि हमारी कोई इच्छा हुई टेस्ट करने की, खाने की, कहीं जाने की, कुछ पहनने की। नई नई इच्छाएं इसलिए होती हैं क्योंकि हम अपनी सोल को विकसित करना चाहते हैं। लेकिन जब ये इच्छाएं, हमारी डिजायर्स बढ़ जाएं, अति हो जाएं, वासनाएं आ जाएं, तो यही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। तो कहते हैं कि ये जो हमारी इच्छाएं हैं, ये आत्मा का बंधन है, और आत्मा अपने आप से उस बंधन में होते हुए, जो राजा हमारा अहंकार है, वो शासन करने लगता है, और आत्मा डिस्कनेक्ट होने लगती है। जैसे जैसे हमारी डिजायर्स बढ़ती हैं, हमारी डिजायर्स का मतलब कि हमारी वासनाएं, यहाँ पे हम कोई भी इच्छा जो जागृत होती है, वो इच्छा एक, जब तक हम उस चीज के अंदर चाह रखते हैं, सीखने की कला होती है। जब हम प्रज्ञा तक पहुंचते हैं, तब तक वो इच्छा बुरी नहीं होती। लेकिन वो इच्छा जब
एक वासना में परिवर्तित हो जाए तब वो शत्रु बन जाती है। तो यहाँ पे हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो कहते हैं कि अब जब इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, वासना में परिवर्तित हो जाती हैं, तब वो शत्रु बन जाता है और बार बार हमें वो एक चक्रव्यूह में डाल देती हैं। और वो चक्रव्यूह है बार बार जन्म लेना, और बार बार जन्म लेने से हमारे लॉ ऑफ कर्मा इफेक्ट होना, और फिर हम उस चक्रव्यूह से कभी भी बाहर नहीं निकल पाते। जब तक नहीं निकल पाते, जब तक ये राजा अहंकार, तब तक हम निकल नहीं पाते। और फिर हम कुछ अलग अलग स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स के माध्यम से हम उससे बाहर आने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारे 6 स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं, उसमें से 2 प्रिंसिपल्स आज हमें याद रखने हैं। वो 2 प्रिंसिपल क्या हैं कि एक तो नॉर्मल जब हम कोई भी इस धरती पर आते हैं तो हम बिना मेडिटेशन के, बिना स्वाध्याय के, बिना साजन संगत के, हम फिर भी हमारी आत्मा विकसित होती रहती है, थोड़ा थोड़ा विकसित होती है। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं कि लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ नहीं, ये लॉ जो है हमारा 3rd और 4th लॉ है। तो ये जो लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेशन है, इसमें ये कहते हैं कि जो एक साधारण मनुष्य है वो अपनी आत्मा का विकास जैसे जैसे सराउंडिंग में जो जो लर्निंग्स होती हैं वो उनके माध्यम से उसकी आत्मा विकास करती है, और धीरे धीरे जो राजा अहंकार है वो धीरे धीरे पीछे हटता है और राजा फिर सोल बनने लगता है। लेकिन उसमें बहुत जन्म लगते हैं, वो बोल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार पत्री जी का 6 प्रिंसिपल सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक टेस्ट होता है, और जो टेस्ट होता है तो उसमें मान लो 10 नंबर का टेस्ट है, तो एक साधारण मनुष्य को बिठा दिया जाता है और एक जो रोज साजन संगत में रहता है उसको बिठा दिया जाता है। तो उस 10 नंबर में से जो प्रश्न दिए जाते हैं उसमें से जो एक साधारण मनुष्य उसके 2 नंबर आते हैं, और जो रोज साजन संगत में रहता है उसके 7 नंबर आते हैं, 8 नंबर आते हैं। तो यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि एक साधारण मनुष्य भी अपनी आत्मा को विकसित करता है अपने अलग अलग अनुभव में, भले ही उसके 2 नंबर है। लेकिन एक जो सिद्धांत है योग परंपरा, योग सिद्धांत की जो सिद्धांत है द लॉ ऑफ हेस्टनिंग ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि मेडिटेशन के माध्यम से, साजन संगत के माध्यम से, आपस में डिस्कशन के माध्यम से हमारी जो री इनकारनेशनल जर्नी है वो प्रोग्रेस करने लगती है, और हम जल्दी इस पूरे ब्रह्मांड के सत्यों को समझने लगते हैं। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि किस तरीके से मैं अपनी डिजायर्स को ट्रांसम्यूट करूं। ट्रांसम्यूट वो होता है कि मैं अपनी इच्छाओं को कैसे समझूं। ट्रांसम्यूटेशन होता है कि जैसे हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते चबाते हैं और अंदर से हमारे एंजाइम्स मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन। खाना और एंजाइम दोनों का एक हो जाना वो होता है ट्रांसम्यूटेशन, और फिर एक नया पदार्थ बन जाना वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन ना, हम कहते हैं लिबरेशन, चेंज होना। तो आज हम ऐसे रास्ते पे खड़े हैं जहां पर हम अपने डिजायर्स को, अपनी वासनाओं को समझ रहे हैं, और अपनी वासनाओं को समझते हुए भगवत गीता को पढ़ते हुए हम ट्रांसम्यूट कर रहे हैं, हम मिक्स कर रहे हैं। देखते हैं कि अब हम क्या अपनी डिजायर से बाहर आ सकते हैं। तो हम बाहर आ सकते हैं क्योंकि अब हमारी समझ बढ़ गई है, क्योंकि हम उन स्पिरिचुअल प्रिंसिपल, जो 2 प्रिंसिपल हैं, एक हमारा प्रिंसिपल है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेशन, जो एक साधारण जो मनुष्य है उसकी आत्मा भी विकास करती है। एक है हमारा लॉ ऑफ हेस्टनिंग ऑफ इवोल्यूशन, जो हम योग सिद्धांत, योग परंपरा को अभी सीख रहे हैं। तो पूरी भगवत गीता एक साधारण मनुष्य से एक योगी बनने तक की कहानी है। तो हम सेल्फ रियलाइजेशन सीख रहे हैं।
अब सेल्फ रियलाइजेशन, हमें ये पता लग गया कि हमारी जो डिजायर्स है वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अब हम उससे और आगे बढ़ते हैं। जब तो उसमें कहते हैं कि ये तो एक बहुत बड़ी हर्डल है, लेकिन अब जो मैंने आप सबको हम को एक प्रैक्टिस बताई थी कि रात को सोते हुए हमें एक प्रैक्टिस करनी है कि कुछ देर के लिए कि हम किंग आज कौन रहा, किंग राजा, राजा कौन बना आज, अहंकार बना या हमारा सोल बना, ये प्रैक्टिस करनी है। तो आज एक और प्रैक्टिस हमें सीखनी है। वो कहते हैं कि सबसे बड़ी हर्डल हमारे बीच में एक डिजायर्स के साथ साथ कौन सी हर्डल है, तो कहते हैं कि मेंटेनिंग हेल्थ इन द बॉडीली किंगडम। क्योंकि जो बॉडीली किंगडम है उसमें सबसे बड़ा एक शत्रु है हमारा कि बीमार होना, डिसऑर्डर्स हो जाना, इम्बैलेंस हो जाना। जैसे डिजायर एक शत्रु है, इसी तरीके से तो एक एक्सरसाइज कहा उन्होंने कि जो ओवर इंडल्जेंस इन द सेंसेस, जब हम अपनी इंद्रियों के साथ बहुत ज्यादा लिप्त हो जाते हैं तो हम ओवर ईटिंग करते हैं। देखो, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम जब एक टुकड़ा भी फालतू खाते हैं तो इसका मतलब ओवर इंटेलिजेंस है और हम काम से काम वासना में की तरफ जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो स्लगिश जो सर्कुलेशन है उससे हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो एक्सटर्नल टेरिटरी है उसके एक्शंस कम होने लगते हैं। हम बैठे रहते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो हम हमारी जो सेडेंटरी हैबिट्स है, जो आज के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, हम कोई काम नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे कहा है कि आपको उठ के काम करना है, खुद में अपनी इस बॉडी का शासन तुम्हें खुद चलाना है, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। तो आप खुद खड़े हो और अपनी उस स्लगिश सर्कुलेशन को धीरे धीरे, जो पॉइजनस इसके अंदर जो डिपॉजिट हो गए हैं मांसपेशियों के अंदर, सेल्स के अंदर, क्योंकि जब राजा अहंकार है, ईगो है, तो हमारे सारे पूरे सिस्टम को, हमारे सारे सिटीजन्स को, यानी कि हमारी सारी सेलुलर एक्टिविटीज को डिस्ट्रॉय करने लगता है। क्योंकि कहीं पे काम है, कहीं पर क्रोध है, कहीं पर हमारा स्लगिशनेस है, हमारी सेडेंटरी हैबिट्स हैं। ये सारी हैबिट्स को हमें चेंज करने के लिए हमें अपनी एक्सरसाइज, हमें अपनी प्राणायाम, हमें अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस को सीखना होगा, ताकि हम इन सारी चीजों से अलग हो सके और हम किंग सोल के साम्राज्य को स्थापित कर सकें। तो दो चीजें, दो पॉइंट बताए कि कैसे हम अपनी ट्रांसम्यूटेशन डिजायर्स, हम अपनी डिजायर्स से कैसे बाहर आए और उसके बाद हम अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करें। मैं बस छोटा छोटा क्रक्स करके बता रही हूँ कि आज से हमारी ये प्रैक्टिस रहेगी कि हमें बिल्कुल सुस्ती नहीं करनी है, क्योंकि हमें अपने उस साम्राज्य को समझना है कि अब हम, हमारी बागडोर किसके हाथ में है। अगर सुस्ती आती है, ओवर इंटेलिजेंस होता है, हम कहीं पर लिप्त होते हैं, तो वो तुरंत हमें समझ आ जाना चाहिए। क्योंकि हमारे जो दो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल हैं कि हम जब योग सिद्धांत, योग परंपरा पर चलते हैं, तो हमारी योग परंपरा का मतलब ये हुआ कि अब हम उस गुरु के सानिध्य में अपना काम कर रहे हैं। गुरु कौन है? भगवत गीता। भगवत गीता हमें बता रही है कि अब तुम्हें उस अंधकार में नहीं रहना है। यहाँ पर उन्होंने गुरु का मतलब भी बताया है कि अंधकार से अपने उस सत्य के रास्ते पर चलना। तो गुरु वो है। तो युक्तेश्वर गिरी जी भी यहाँ पर यही बता रहे हैं कि गुरु का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ उस शब्द को समझ लें, और गुरु का मतलब ये भी नहीं होता कि हमें हर रोज उनकी प्रेजेंस चाहिए। वो कहते हैं कि गुरु का मतलब ये होता है कि उस रोशनी को, उस गुरु के जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम अपने हृदय में बसा के चलें। वो कह रहे हैं कि टू कीप हिम इन अवर हार्ट्स, हम अपने दिल में उनको रखें और क्या करें, और उनके सिद्धांतों को, उनके प्रिंसिपल्स को हम अपने अपने हृदय में बसा कर रखें और उसके साथ एट्यून हो, ट्रांसम्यूट, ट्रांसफॉर्म हो, कि हमेशा उसके साथ एट्यून होकर ना एक
कोहेरेंस में आकर और फिर हम अपने कार्यों को करें। तो हमारा जो कुरुक्षेत्र है, हमारी जो बॉडी है, बॉडी ऑफ एक्शंस है, जो कर्म इंद्रियां काम करती हैं, वो इन द प्रेजेंस ऑफ गुरु ही होनी चाहिए, वो बता रहे हैं। फिर हम अब उससे आगे बढ़ते हैं कि जब मन राजा होता है तो हमारे बहुत सारी जो डिजायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, वो वासनाओं में परिवर्तित होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ये प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद किंग जब सोल बनने लगेगा तो धीरे धीरे हमारे जो शत्रु हैं, शत्रु कौन कौन है, उन्होंने बहुत लंबी लिस्ट दी है, जैसे ईगो, फियर, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट्स, प्राइड, डिजायर्स, हमारी हैबिट्स, हमारी टेम्पटेशंस ना, ये सारी चीजें जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, यहाँ पे साइंटिफिकली उन्होंने बताया है कि सबकॉन्शियस माइंड में हमारी बार बार द्वंद्व चलते हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती है। और जैसे कि एक डॉक्टर जो डिस्पेंजा को भी जब हम सुनते हैं तो उसमें भी वो यही बात करते हैं कि हम रोज सुबह उठ के सेम उसी पैटर्न में ढलने लगते हैं। सुबह सुबह कुछ हम जागरूक होते हैं कि हमें आज ये करना है, ये करना है, कुछ नई नई चीजें करनी है, और उसके बाद फिर से हम उसी पैटर्न में, हम उस सबकॉन्शियस डोमेन में चले जाते हैं और शाम तक सोते सोते हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इससे बाहर आने का रास्ता एक ही है कि अपने उस मतलब शासन आपका, वो जो किंग सोल है वो करने लगे, तब आप उस सबकॉन्शियस माइंड से बाहर आके सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ आप जा सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने लास्ट में अब बताया है कि आपका हाउ टू अटेन विक्ट्री, कि क्या ऐसे पॉइंट्स हैं या क्या ऐसे हमारे सिस्टमेटिक हमारी साधना है कि जिसके माध्यम से हम उस विक्ट्री को, हम विजय प्राप्त कर सकें। तो अब हमें विजय प्राप्त करने के लिए इस श्लोक में जो पहला श्लोक है, जो कुरुक्षेत्र है और जो धर्म क्षेत्र है, उसको समझने के लिए उन्होंने कुछ हमें पॉइंट्स बताए हैं, और ये पॉइंट्स बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। तो पहला पॉइंट बताया है कि यही कि योग सिद्धांत की साजन संगत में रहें और गुरु के सानिध्य में हमेशा अपने हृदय के अंदर गुरु और गुरु के सिद्धांतों को बसा कर रखें, उससे एट्यून रहें, और योग सिद्धांत के माध्यम से अपने गुरु को सुपर कॉन्शियसनेस अगर आपको महसूस करनी है तो उसका मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। मतलब भगवत गीता हमें वो तरीका बता रही है। तो सबसे पहले हो गया हमारा पहला पॉइंट, कौन सा हो गया, कि हम गुरु के सानिध्य में, यानी कि गुरु के सानिध्य का मतलब अपनी ही उस आत्मा के साथ अपना संवाद रखें, और अपने संवाद में हम ये बात करें कि आज तुम कैसे हो, और बैठकर हमें सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाना है। जैसे हम बार बार बात करते हैं मेडिटेशन में बैठ के कि अपने भाव शरीर को कहें कि मैं अपने ध्यान में जाना चाहता हूँ, मैं इंट्रोस्पेक्शन करना चाहता हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन चाहता हूँ, और अपने गुरु के सानिध्य में बैठकर मैं अपनी साधना को सीख कर मोक्ष के दरवाजे पर पहुंचना चाहता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने एक बाउंड्री बताई है, जैसे कि बाउंड्री बहुत गहरे तरीके से उन्होंने समझाई है, कि जैसे उन्होंने कहा कि जो अहंकार है और जो ये अहंकार राजा है, ये हमें उस बाउंड्री तक पहुंचने नहीं देता जहां पे सुपर कॉन्शियसनेस की फीलिंग आती है। लेकिन जैसे ही हम ये पहला पॉइंट, यानी कि गुरु के सानिध्य में, या हम उस लाइट में, प्रकाश में बैठकर हम जब साधना करते हैं, ग्रुप मेडिटेशन करते हैं, तो हम धीरे धीरे उस बाउंड्री तक पहुंच जाते हैं जहां पर हम समय से परे जाने की कला सीख जाते हैं। जैसे परमहंस योगानंद जी की जो पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, उसमें पूरी सारी बातें उस समय से परे जाने की बताई है।
अब समय से परे जाने का मतलब भी ऐसे समझें आसानी से, हम जैसे क्वांटम साइंस में, क्वांटम फिजिक्स में बोलते हैं कि वी आर वेव एंड वी आर पार्टिकल, ऐसे बात करते हैं। हम कोई भी जब काम करते हैं जो यूनिवर्सल हित में होता है, वो समय से परे की बात ही होती है। जैसे विशुद्ध प्रेम, जब हम दूसरे से प्रेम करते हैं, दूसरे को सुख देते हैं, हमारी तरफ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, हम अनकंडीशनली किसी दूसरे को सुख देते हैं, तो समय से परे की ही बात है। हम जब करुणा करते हैं, हम अनकंडीशनली किसी की सहायता करते हैं, तो समय से परे की ही बात है। तो हम समय के से परे को मुश्किल ना समझें, हम उन यूनिवर्सल जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम धीरे धीरे इसी जीवन में, इसी समय और काल में रहते हुए हम सीखें कि हम उस समय में बंधे हुए नहीं हैं। लेकिन क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? रीजन बीइंग कि हम शरीर भी हैं, मन भी है और आत्मा भी है। एक नॉर्मल भाषा में कि हम शरीर हैं क्योंकि ये एक्शन शरीर है, कुरुक्षेत्र है, लेकिन उसके भीतर एक पुरुष या एक आत्म तत्व हमारे अंदर हमेशा विद्यमान है टिल डेथ। हमारे पास वो आत्मा जो शाश्वत है, जो ओमनी प्रेजेंट है। 3 शब्द इन्होंने यहाँ पर लिखे हैं कि हम ओमनीसेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, रोम रोम में बसा हुआ है ये जो कॉन्शियसनेस है। तो हम समय से परे तो हमेशा ही हैं, समय से परे हम हमेशा ही हैं। लेकिन जो ये राजा अहंकार है, ये हमें जकड़ लेता है, हमारी लिमिटेशंस बना देता है, हमें बार बार बस अपने अपने अनुसार ही चलाता है। तो इसीलिए वो यहाँ पर कह रहे हैं कि इससे परे जाने का, अटेनिंग विक्ट्री, वो कैसे हम विजय प्राप्त करें। वो विजय प्राप्त करने के लिए हमें कुछ साधनाएं सीखनी होंगी और उन साधनाओं के माध्यम से कुछ प्रैक्टिसेस सीखनी है, जिनके माध्यम से हम वो विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए सबसे पहला है कि गुरु के साथ, गुरु के सानिध्य में बैठकर हम स्टेजेस ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड्स द सुपर कॉन्शियसनेस। अब सुपर कॉन्शियसनेस क्या है, वो आज हमें पता लगेगा कि हम किस प्रकार से सुपर कॉन्शियसनेस के फील्ड में जाते हैं। तो 2 प्रैक्टिस हमने सीखी कि रात को सोते हुए हमें आकलन करना है, एक ये प्रैक्टिस है, और दूसरी हमें कोई सुस्ती नहीं करनी है। हमें जो हमारे कोशिकाओं के अंदर जो मन राजा बन के बैठा है, उन सारी कोशिकाओं के अंदर से उस मल को बाहर निकाल के फेंक देना है। ये दूसरी प्रैक्टिस। अब तीसरी प्रैक्टिस जो आ रही है, जो हम सुबह रोज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जैसे अब 3 दिन से हम इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, उससे पहले वो एमआई की प्रैक्टिस थी, उससे पहले कैवल्य दर्शन था, उससे पहले हम बहुत सारे अलग अलग तरह की प्रैक्टिस हम करते आ रहे हैं। तो वो प्रैक्टिस हम ऑटोमेटिकली कर रहे हैं, तो इसलिए हमें ये सब चीजें समझ भी आ रही। सेकेंड पॉइंट, वो कह रहे हैं कि जो प्रैक्टिस आप करते हैं उसका दिन भर में रियलाइजेशन करना है, कि रियलाइज द एक्सपीरियंस ऑफ पीस एंड इंट्यूटिव फ्लैशेस ऑफ ब्लिस। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि डायरी मेंटेन करना इतना इंपॉर्टेंट है कि जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, उन एक्सपीरियंसेस को, जो कभी कभी राजा जो सोल बनता है उसके हमें इंट्यूटिव जो फ्लैशेस आती हैं, हमें दिखता है, महसूस होता है, कुछ पल के लिए हमें खुशी महसूस होती है, उसको हमें लिखना है, उनको हमें अंदर ही अंदर देखना है कि आज मैंने ये ध्यान किया और मुझे कुछ पल के लिए वो आनंद महसूस हुआ। तो कहते हैं कि जब आप रियलाइज करते हो, उन एक्सपीरियंसेस को महसूस करते हो, उस शांति को महसूस करते हो, तो इट मीन्स अब आप अपने उन सारी अंदर से जो आपके टॉक्सिन से जो मल है, उसको बाहर निकाल के अब आपका राजा सोल शासन करने के लिए आ रहा है आपके पास। तो ये एक्सपीरियंस करना दिन भर में, जब आपके पास, हमारे पास जब समय होता है, तो हम 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट उसको रियलाइज करें कि ऐसा मुझे करने से ये आनंद की प्राप्ति हुई थी। ये सेकंड पॉइंट है। फिर थर्ड पॉइंट है कि बाय डीप कंसंट्रेटिंग
ऑन योगा टेक्निक, यानी कि जो हम साइलेंस में बैठ जाना, और हम कुछ योगिक प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, सिंपल प्रैक्टिस, और हमारे बाहर के और अंदर के उस जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो घटनाएं घटती हैं उनको साइलेंस में देखना, महसूस करना। जैसे मान लो कि मैंने पानी का गिलास दिया, पानी का गिलास तो दे दिया, पिला दिया, लेकिन उसमें कोई भाव नहीं था। बाहर और भीतर में बहुत फर्क था। मैं एक जिम्मेवारी समझ के पानी पिला रही हूँ, लेकिन उसके अंदर कहीं भावनाएं, कहीं वो प्रेम, कहीं वो दूसरे को हेल्प करना, दूसरे को सुख देने का भाव नहीं था। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपका जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो आपकी सेंसेशंस हैं उनको महसूस करना, उनको रिकॉर्ड करना, उनको जानना कि ये मेरे अंदर और बाहर जो अंतर्गुण है, क्या मेरे वो उदय हो रहे हैं, क्या मेरे अंदर वो विशुद्ध प्रेम जो मेरा विज्ञान में कोश का पूरा पूरा मेरा विज्ञान में कोश कारण में शरीर इससे भरा हुआ है अंतर्गुणों से, क्या वो कहीं जाग रहा है? और अगर वो जाग रहा है तो मेरे एक्शंस कैसे हैं? तो थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया है कि अब आप एक योगी बनने के रास्ते पर हो। योग सिद्धांत, योग परंपरा ये हम सीख रहे हैं, तो इसीलिए उनको कुछ देर बैठकर दिन में हमें आकलन करना है, साइलेंस में बैठकर, कि क्या मेरा बाहर और भीतर का अंतर्गुण और बहिर्कर्म एक हो रहे हैं? क्या मैं अपने जो एक्शंस कर रहा हूँ उसके अंदर मेरे अंतर गुणों का, अंदर की जो मेरी आर्किटाइपल क्वालिटीज हैं, अंदर के गुण हैं, क्या उनका उदय हो रहा है? तो ये उदय होना, जैसे मान लो कि प्रेम का भाव आ जाना, अंदर से ये रियलाइजेशन होना कि नहीं नहीं, मुझे और अच्छे तरीके से खाना बनाना है, मुझे और अच्छे तरीके से एक्टिव होना है। मैं अभी तक तो मैंने भगवत गीता नहीं सुनी थी, लेकिन अब मैं भगवत गीता को सुन रहा हूँ, इसीलिए मैं अब ओवर इंडल्जेंस ऑफ अपनी बैड हैबिट्स में नहीं जाऊंगा ना। तो ये आकलन करना, ये थर्ड पॉइंट है जहां पे हम उस योग परंपरा को अपनाने लगते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो फोर्थ है वो है कि राइट टेक्निक ऑफ लाइफ फोर्स कंट्रोल। राइट टेक्निक ऑफ लाइफ फोर्स कंट्रोल भी बहुत वास्ट है, कि हम अपनी ब्रेथ को देखें, कि जब हम उदास होते हैं तो हमारी सांस कैसी होती है, खुश होते हैं तो हमारी सांस कैसी होती है। तो क्या हम अपनी लाइफ फोर्स जो यहाँ पे मेडुला में, जो हमने पीछे दो पिक्चर्स के माध्यम से देखी, कि जो हमारे लाइफ फोर्स है, जो हमारा सहस्रार पे रहता है, लाइफ फोर्स कहाँ जा रहा है? लाइफ फोर्स कहीं बाहर डिप्लीट हो रहा है, हम बार बार बाहर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, या लाइफ फोर्स यहीं पे स्टेबल है? तो उस लाइफ फोर्स को हमें, क्योंकि लाइफ फोर्स यहाँ पे प्राण की शक्ति बताई गई है, जैसे क्रिया योग में प्राण की शक्ति बताई है कि ऊपर से लेके नीचे तक हमारा प्राण एक अलाइनमेंट में होना चाहिए। इसी को हम बाद में धीरे धीरे सीखेंगे कि किस तरीके से हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कुछ बातें करेंगे बाद में, जब इसके ऊपर सही चैप्टर आएगा तब, कि हम किस प्रकार से मूलाधार से लेकर और हम सहस्रार तक किस प्रकार से हमारा अलाइनमेंट है या नहीं। जब हम बहुत कड़वाहट में होते हैं तो हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है और लिवर को खराब करने लगती है। जब हम किसी के प्रति द्वेष करते हैं, जल जल के भून भून के भूनते रहते हैं, तो हमारा पेनक्रियाज, लिवर, स्टमक सब डिस्ट्रॉय होने लगता है, क्योंकि वहां पे ईगो राज करने लगता है। नेवल एरिया में जो नीचे का हमारा हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहां पे वो ईगो बैठ जाता है, अहंकार, वो शासन करने लगता है। तो उसको हटाने के लिए हमें अपनी लाइफ फोर्स को बार बार चेकआउट करना है, कि तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, सांस ठीक आ रहा है, क्या हम सांस एक ऑर्डर में ले रहे हैं? तो हमारा पूरा अलाइनमेंट हमें सीखना है। ये हमारा फोर्थ पॉइंट है कि हाउ टू मेंटेन, हाउ टू सस्टेन योर लाइफ फोर्स, और क्या उसकी राइट टेक्निक है। जैसे हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करते हैं,
अगर हमें लगता है कि हमें कहीं डिस्टरबेंस है, हम उदासी की तरफ जा रहे हैं, हमारी डिस्कनेक्टिविटी है, ईगो हमारे पास ज्यादा है, तो हम कुछ नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करके हम ये टेक्निक सीख सकते हैं। और भी बहुत सारे प्राणायाम हैं, लेकिन नाड़ी शुद्धि मेरे को पर्सनली लगता है कि बेस्ट प्राणायाम है, जो हम सबको हर रोज एटलीस्ट 5 to 10 मिनट हमें करना चाहिए। फिर आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट कि अब जो सुपर कॉन्शियसनेस की स्टेज है, जब हम ये सब कर लेते हैं, उसके बाद जब हम ध्यान में जाते हैं या आंख बंद करके बैठते हैं, तब वो कहते हैं कि अब आपका दिमाग शांत हो गया और आपका हृदय भी शांत होने लगता है। अगर दिमाग शांत हो गया तो हृदय शांत नहीं होता। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे जब हम सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, ड्रीम में होते हैं, नींद में होते हैं, तो हार्ट कभी रेस्ट नहीं करता। लेकिन मेडिटेशन सेल्फ रियलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमारा हृदय रेस्ट करता है। जैसे आपको याद होगा कि जब हम विशुद्ध प्रेम को पढ़ रहे थे, तो विशुद्ध प्रेम में एक क्वांटम लव की बात आई थी। और क्वांटम लव की बात में हमने कहा था कि जब हम किसी दूसरे को सुख देते हैं तो हमारा हार्ट सस्पेंडेड हो जाता है। सस्पेंडेड का मतलब कि वो कुछ देर के लिए, जब हम किसी को हक करते हैं, प्रेम करते हैं अनकंडीशनली, तो हार्ट अपने आप में रेस्ट करता है, सस्पेंडेड होता है। ये वो एक ठहराव आता है उसके अंदर, वो रेस्ट करता है, और वो ही रियल खुशी होती है। उसी को विशुद्ध प्रेम कहा जाता है कि जब हम किसी दूसरे को हेल्प करते हैं, सुख देते हैं, तो हमारा हृदय रेस्ट करता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर उन्होंने कहा कि जब हम नींद लेते हैं तो हार्ट वर्क करता रहता है, लेकिन जब मेडिटेशन करते हैं, जब हम आंख बंद करके बैठते हैं, तब क्या होता है कि सबसे पहले हम आंखें बंद करने से हमारी ऊर्जा अंदर की तरफ जाती है। धीरे धीरे हमारी सेंसेस का विड्रॉवल होने लगता है, जिसको हम यम नियम आसन प्राणायाम, हम धारणा, हम बोलते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी कि आहार से ऊपर जो हमारी इंद्रियां हैं वो अलग हो जाए और हम कुछ अंदर से कुछ और लेने लगे। तो ऐसे वो कह रहे हैं कि विड्रॉवल, हम अपनी अटेंशन हमारी उन सेंसरी ऑर्गन से, हमारी मोटर ऑर्गन से हटने लगती है। जैसे जैसे हम अपनी ऊर्जा को अंदर बहने लगती है हमारी ऊर्जा, तो वैसे वैसे हमारे जो सेंसरी है, मोटर सिस्टम है, वहां से भी ऊर्जा हटने लगती है। और जैसे जैसे वो ऊर्जा हटती है, तो धीरे धीरे हमारी मसल्स, हमारी सेंसेस, हमारी जितने भी हमारी वेसल्स हैं, सारी चैनल्स हैं, उन सब से ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ के हमारा हार्ट रेस्ट करने लगता है। और जैसे ही हार्ट रेस्ट करता है, हम तुरंत उस बॉर्डर लाइन पे आते हैं, बियॉन्ड टाइम जाने की बॉर्डर लाइन पर, जहां पर हमें सुपर कॉन्शियसनेस का कुछ क्षण, मिली सेकेंड, हमें महसूस होता है कि ये वो पल है जो मैंने कभी अपनी जिंदगी में अच्छा खाना खा के महसूस नहीं किया, बहुत गहरी नींद लेके कभी महसूस नहीं किया। और यहाँ पर वो लिख रहे हैं कि ड्रीमलेस स्लीप, जब कभी सपने नहीं आती और इतनी गहरी नींद आती है, तब भी मैंने वो उस क्षणिक आनंद का महसूस कभी नहीं किया, जो मैं उस मेडिटेशन के माध्यम से, जब मेरी विड्रॉवल ऑफ सेंसेस होती हैं और मैं अपनी मस्कुलर, अपनी बॉडीली सेंसेशन से हटकर मैं उस क्षणिक आनंद को महसूस करता हूँ। तो तब वो क्षणिक आनंद जो है, उसको कहते हैं कि अब आपका हार्ट उस पर्टिकुलर मोमेंट में रेस्ट पर है। और जैसे ही वो रेस्ट करता है, उसके बाद हमें वो सुपर कॉन्शियसनेस की फीलिंग आती है। और वो ही एक ऐसी फीलिंग है तब जब हम अपनी उस समय से परे की अपने खुद के ट्रेवल को, अपने री इनकारनेशनल ट्रेवल्स को हम देख सकते हैं। ये तो खैर एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें वो लिखा है कि फिर हम अपने बारे में जान सकते हैं कि मैं कौन हूँ। तो सुपर कॉन्शियसनेस की जो स्टेज है, उसमें बोल रहे हैं कि जब
कॉन्शियस सेंसरी मोटर स्लीप होती है तो एक योगी बनने की कला हमें आने लगती है। तो एक हम साधारण मनुष्य से योगी बनने की कला हम सीख रहे हैं कि जैसे जैसे ये हमारे जो 5 पॉइंट्स हैं वो 5 पॉइंट्स हमें डेली रिपीट करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि वो जब युक्तेश्वर गिरी जी उनको पढ़ा रहे हैं भगवत गीता तो कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसे तुम्हारी बात को नहीं सुनूंगा कि तुम पढ़कर आ गए हो, तुम्हें अपने अंदर उस भगवत गीता को उतारना है और इसके लिए मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिसेस उन्होंने कुछ पॉइंट्स इन्होंने, जैसे फर्स्ट गुरु का सानिध्य है, उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा कि अपने एक्सपीरियंसेस को जो हम मेडिटेशन करते हैं, गुरु के सानिध्य में जाते हैं या हम प्रकाश देखते हैं, तो उन एक्सपीरियंसेस को लिखना है, प्रैक्टिस करना है, उसको देखना है कि इंट्यूटिव ये जो फ्लैशेस ऑफ ब्लिस है कहाँ से आती हैं। उसके बाद फिर हमें इंटरनल और एक्सटर्नल हमारे अंतर्गुण जागृत हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनको हमें बाहर के कर्मों के साथ मिलान करना है जब हम डेली एक्टिविटीज में रहते हैं। और उसके बाद हमें राइट टेक्निक ऑफ लाइफ फोर्स कंट्रोल सीखना है कि क्या मैं अपनी अलाइनमेंट में हूं या नहीं हूं। और उसके बाद फिर एक योगी बनने की कला कि जब हार्ट एट विल जब वो रेस्ट करता है और जैसे वो रेस्ट करता है हम सुपर कॉन्शियसनेस को छूते हैं, उस पल में जब हम उस आनंद को महसूस करते हैं तो वो आनंद हमारी कई जन्मों की जो नींद हम बहुत अच्छे तरीके से भी ले लें, उन नींद से भी कहीं कहीं बेहतर होता है वो सुपर कॉन्शियसनेस का जो एक क्षणिक रियलाइजेशन है, क्षणिक एहसास है। तो इस तरीके से जो हमारी मेथड ऑफ अटेनिंग विक्ट्री है, हम इस तरीके से हम उस पड़ाव पे आ गए हैं कि जहां पर ये सारी जो हम पूरा जो साम्राज्य है वो अब हमें किस प्रकार से स्थापित करना है। और एक हमारा जो लास्ट पोर्शन बच गया, द सोल हैज वॉन बैक इट्स किंगडम। अब हम फिर से हम अपने मन जो राजा है उसको हटाकर हम उस शासन पर, उस सिंहासन पर, उस आत्म तत्व को बिठाने वाले हैं, हम बिठा रहे हैं प्रैक्टिस के माध्यम से। तो ये बात हम फिर नेक्स्ट जब श्लोक आएगा तब हम इसकी बात करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हमारा अभ्यास हमें जारी रखना है। थैंक यू, थैंक यू मैम। विनीता मैम। मैम आज का सेशन ही तो क्षणिक आनंद की जो वो बात बोली है ना, वही है आज का सेशन। हम्म। थैंक यू मैम। कभी सोचा नहीं था ये भी होता है। सुभाष जी तो कुछ कुछ जो है ना ऐसा लिखते हैं कि तेरे यहाँ सुनामी आई है ना। सही बात है। मतलब ये बस जी को बोलिए ना वो थोड़ा सा टाइपिंग करके लिखने के लिए, क्यों ना मैं उसको पढ़ते पढ़ते मेरा आंख कहाँ कहाँ चला जा रहा था, है ना। तो टाइपिंग हो जाए तो अच्छा है। टाइप में लिख सकते हैं अपनी बातों को। और संडे हमारे पास है एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए, तो हम 2-2 मिनट 3-3 मिनट हम अपने फोकस्ड रहेंगे अपनी एक्सपीरियंस पे, है ना। थैंक यू सो मच। आज का जो मॉर्निंग का इंट्रोस्पेक्शन प्रैक्टिस है वो आपको लिखना है कि कैसी प्रैक्टिस हो रही है और क्या हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अब अभी तक तो हम 5 बॉडीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसमें लिटिल बिट अगर हम डीपर जाना चाहते हैं, अगर हम इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम yes, learn deep meaning of what meditation does.
यस। तो इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता है कि अब हमारे पास टाइम आएगा कि अब हम 5 बॉडीज की कंसेप्ट को समझ रहे हैं, और हम सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन में कुछ नहीं करेंगे, और हम सिर्फ अपनी उस ब्लिस बॉडी को, या हम अपनी उस विज्ञान में कोश को, कॉजल बॉडी को देखेंगे, है ना। तो अब हम और बॉडीज को नहीं देखेंगे। तो क्या हम आप सब अगर सहमत हैं तो हम उससे थोड़ा सा और आगे डीपर लेवल पे जाएं, क्योंकि अभी हम 3 दिन की प्रैक्टिस, बहुत इंटेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक तो ये बात है, लेकिन दूसरी बात उसके साथ मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब आप इंटेंस प्रैक्टिस करेंगे तो रात को टाइम से सोना है, क्योंकि मॉर्निंग में अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम से सोएंगे। और नंबर 2 कि जब हम बैठेंगे तो हमारी कमर सीधी रहेगी। और नंबर 3 कि दोनों तरफ अपने पिल्लोज रखेंगे, ताकि हम, और चुन्नी लेना चाहें तो चुन्नी ले लीजिए, क्योंकि एक हमारे चारों तरफ एक एरिया डेवलप होता है, तो उससे हमें एक सिक्योरिटी इन द सेंस कि हमें एक रिलैक्सेशन फील होता है कि यस, मैं जब डीप मेडिटेशन में जाऊंगा तो आई एम सेफ, मतलब इस टाइप की फीलिंग होना कि हाँ मैं, क्योंकि रिलैक्सेशन फील होना। तो हाँ, यस, मेल्स को भी लेनी चाहिए, वो तो सब एक ही चीज है। आपको कोई भी अपना एक ऐसा, और ना भी ले, कोई जरूरी नहीं, मुझे ऐसा फील होता है कि लेनी चाहिए तो हम ले सकते हैं। आपको लगता है कि मैं वैसे ही अपने आप में साइड में पिल्लो रख के इजी महसूस कर रहा हूं, तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है लेनी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये 2-3 नियम हैं इसके इंट्रोस्पेक्शन के, कि जब हम एक डीपर लेवल पे जाते हैं, अपनी चीजों को देखते हैं, तो और एक अपनी डायरी और पेन अपने साथ रखें कि जो भी आपके अंदर से कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, जब हम मेडिटेशन से बाहर आते हैं तो कुछ भी आपको ऐसा कुछ याद रहे तो आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस जो है कल, ये कोशिश रहेगी कि हम थोड़ा सा और डीपर लेवल पे जाएं, ताकि हम बियॉन्ड टाइम तो हम ऑलरेडी हैं ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, बस हमें उसका अभ्यास करना है। ओके, थैंक यू।